नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रहों के रहस्य में। आज के हमारे मेहमान हैं मशहूर ज्योतिष शास्त्री एवं विद्वान पंडित हरिगोपाल शर्मा जी। शर्मा जी पिछले कई वर्षों से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देशवासियों को उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शर्मा जी कई पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रहों के रहस्य में। गुरु जी, आप ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा नाम है, तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका इस क्षेत्र में रुझान कैसे हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही। देखिए, इस क्षेत्र में मेरे फोर फादर के टाइम से, पूर्वजों के टाइम से हम पुरोहित गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ कर्मकांड और ज्योतिष बचपन से ही हमने सीखा है। तो हमने कहीं और जाकर के दीक्षा नहीं ली। हमारे पिताजी हमारे गुरु रहे, उन्होंने हमें इस विद्या में पारंगत किया और हम देश विदेश में, विदेशों से भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। वो अपनी कुंडली के बारे में हमसे चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हमारा ज्योतिष का जो बेस है वो तैयार हुआ। यानी कि हमारी शिक्षा दीक्षा हमारे घर पर ही हमारे बड़े भाइयों और हमारे पिताजी ने की। जी। तो गुरु जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी मिली कि आपका इस क्षेत्र में रुझान हुआ, लेकिन प्रायः आजकल ये देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है उसमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसका रुझान ज्योतिष से कहीं ना कहीं हट रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो आप क्या मानते हैं? देखो मित्र, मैं आपके इस सवाल को ये कहना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी ज्योतिष पर विश्वास रखती है। आज की युवा पीढ़ी और उसके परिजन पूरी रूप से ज्योतिष पर विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, ये मैथमेटिक्स है। यदि आपकी जन्म तिथि, आपका बर्थ का समय और आपका बर्थ प्लेस, ये तीन चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ती है। यदि ये बिल्कुल ठीक है तो दर्पण की तरह आपके चरित्र को बताया जा सकता है। इसीलिए हम जब कभी भी कुंडली देखते हैं, मैं ज्योतिषाचार्यों के सम्मेलन में इस बात को कहता हुई हूँ कि आपके पास कोई भी कुंडली दिखाने आता है तो सीधे ही उसका फलादेश मत करिए। आप अपने अनुभव के आधार पर उसके पिछले सालों को, यदि उसकी कुंडली में आपको कोई दुर्घटना या कोई विशेष योग दिख रहा है तो उस कुंडली का कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आप उसके पिछले सालों के बारे में कुछ उससे प्रश्न करिए। यदि उसके साथ में ये घटित हुआ है तो इसका मतलब कि ये कुंडली का समय ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिष भी एक विज्ञान है, किंतु आजकल ये देखा जा रहा है कि अब जैसे हम प्राचीन समय की बात की जाए तो कहा जाता था कि जैसे हिरण्याक्ष था, उसने पृथ्वी को ले जाकर समंदर में छिपाने की कोशिश की, जबकि विज्ञान ये कहता है कि समंदर पृथ्वी में ही है। तो क्या ये विज्ञान और ज्योतिष कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में है? नहीं, विज्ञान और ज्योतिष टकराव की स्थिति में कहीं भी नहीं है। वैज्ञानिक जिसको खगोलीय घटना बताते हैं, हम उसको ग्रहों की स्थिति बताते हैं। आपने हिरण्याक्ष का उदाहरण लिया, वो सनातन धर्म में भगवान ने अवतार लिए, इस धरती को बचाया, वो एक अलग विषय है सनातन धर्म का। तो ज्योतिष और विज्ञान ये आपस में टकराव नहीं रखते। वैज्ञानिक अपने तरीके से उस गणना को करते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं। गुरुजी, प्रायः यह देखा जाता है कि जब किसी बच्चे का जन्म हो या किसी युवा के विवाह की बात हो तो मांगलिक दोष, काल सर्प दोष और इस तरह के तमाम दोषों की चर्चा की जाती है। तो ये दोष क्या हैं? देखिए, पहले चर्चा करते हैं मांगलिक के बारे में। कुंडली में मांगलिक दोष का हमारे यहाँ विशेष रूप से विचार किया गया। यदि दोनों जातकों की कुंडली में मांगलिक योग है तभी उनकी शादी के बारे में हम बात करते हैं। और कुंडली, जब आप विवाह की बात कर रहे हैं तो कुंडली में मांगलिक दोष को, मांगलिक योग को अवश्य देखना चाहिए। यदि ये घटनाएं हमारे सामने आती हैं, यदि कुंडली में, यदि पुत्र की कुंडली में मांगलिक योग नहीं है और आपने बिना योग वाली किसी कन्या के साथ उसका विवाह किया, तो वो कन्या या तो लगातार बीमार रहती है, या यदि उस पुत्र की कुंडली में प्रबल मांगलिक योग है तो वो उस अपनी धर्मपत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दे करके रहता है। तो इसलिए मांगलिक दोष का विचार करना तो अति आवश्यक है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कालसर्प योग। देखिए, लोग बोलते हैं कालसर्प दोष,
कालसर्प, मैं कहता हूँ ये कालसर्प योग है। बड़े बड़े लोगों की कुंडली में कालसर्प योग होता है। राहु और केतु की स्थिति, यदि शास्त्रों की बात की जाए तो हमारे जो बड़े ऋषि मुनि हैं, पाराशर हैं, उन सभी ने मांगलिक कालसर्प दोष के बारे में कहीं चर्चा नहीं की है। राहु और केतु की स्थिति को देखते हुए हमने कुंडली के 12 भावों पर 12 कालसर्प योग हमने बना दिए। गुरु जी, बहुत बढ़िया आपने मार्गदर्शन किया। लेकिन जब विवाह की बात हो रही है तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसे कौन से वर्ष में ऐसे कौन से मास हैं जिसमें विवाह के लिए निषिद्ध किया गया है? देखिए, आपने कहा कि विवाह की तिथियां, ये एक अलग प्रश्न है। हर साल विवाह की तिथियां बदलती रहती हैं। कुछ हमारे यहाँ अनसूझे साए बोले जाते हैं, जैसे तुलसी सालिग्राम का विवाह होता है, अक्षय नवमी होती है। इन सब पर बिना किसी ज्योतिषीय आधार पर, बिना कुछ सोचे समझे ही हम विवाह करें तब भी कल्याण होता है। लेकिन हर वर्ष विवाह की तिथियां बदलती रहती हैं। लेकिन गुरुजी, विवाह की तिथि में हमको गुरु, चंद्रमा, शुक्र, इन सब के उदय होने का इंतजार रहता है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का है। गुरु, देवगुरु बृहस्पति यदि अस्त रहेंगे तब भी वो कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होगा। चंद्रमा भी यदि उदय नहीं होगा तब भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। सूर्य उदय नहीं होंगे तब भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। तो विवाह की तिथियां हर वर्ष इनके उदय होने पर बदलती रहती हैं। जैसे एक खर मास आता है, खर मास साल में 2 बार आता है। तो जब खर मास होता है तब हम विवाह के कार्य नहीं करते। इसी तरह से साल में 16 दिन का पितृपक्ष आता है। उस 16 दिनों में हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते। जी गुरु जी, लेकिन यही युवा देखा जाता है कि आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें कहीं ना कहीं शारीरिक समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो क्या इसमें भी ग्रहों की कुछ भूमिका है? देखिए, कुछ परिस्थितियां हम खुद बना लेते हैं जिनकी वजह से हम स्वयं परेशान रहते हैं। कुछ ग्रहों की वजह से परिस्थितियां बनती हैं। यदि ग्रहों की वजह से परिस्थिति बनी है तो उस परिस्थिति को केवल भगवत उपासना से ही काटा जा सकता है। देखिए, भगवान ने नवग्रह को बनाया। यदि भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करें तो भगवान के पैर के नाखून में नवग्रह विद्यमान रहते हैं। गुरु जी, वे तमाम युवा, वे तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उनमें से वे लोग जो ज्योतिष शास्त्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या और कैसी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ये ज्योतिष शास्त्र का निर्णय भी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे पास बहुत सारी कुंडली आती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि आचार्य जी, इस बच्चे ने 12th कर लिया, अब इसका स्वयं का इंटरेस्ट तो कहीं जग नहीं रहा, इसको अब किस विधा में भेजना चाहिए, साइंस ले, कॉमर्स करे, आर्ट्स करे? तो ग्रहों की स्थिति ये निर्धारण करती है। ये मेरा कई बार का अनुभव है। एक बच्चे ने ज़बरदस्ती साइंस ले लिया, हमने कहा ये साइंस में नहीं चल पाएगा, और ऐसा हुआ भी, वो साइंस में नहीं चला। लेकिन जैसे ही उसने आर्ट्स लिया, वो आज प्रोफेसर बना बैठा है यूनिवर्सिटी में। तो ग्रहों की स्थिति भी इस बात का आकलन करती है, सकते हैं। इसमें क्या विद्यालयी शिक्षा भी शामिल की जा सकती है? विद्यालयों में भी कोई ऐसा योजना, कोई ऐसी पाठ्यक्रम है? देखिए, हमारे जो जितने प्राचीन काल से गुरुकुल चल रहे हैं, वहाँ ज्योतिष पढ़ाया जाता है, ज्योतिष में डिग्री दी जाती है। तो वहाँ जाकर के आप ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वो एक मान्यता प्राप्त भी होती है। आजकल बहुत से ज्योतिषाचार्यों ने भी अपने इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं, तो वो ठीक है। वहाँ जाकर के आप अपनी इंटर्नशिप करिए, उनके साथ बैठ करके अपने ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज्योतिष की विद्या लेना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ही लें। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिला। जय श्री राधे मित्रों। तो दोस्तों, ये थे मशहूर ज्योतिषी एवं विद्वान पंडित हरिगोपाल शर्मा जी, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के महत्व को लेकर हमसे चर्चा की और जीवन की चुनौतियों से निपटने के उपाय बताए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी समय पर, किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।